नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन सीएम की ओर से किया जाएगा। कावड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे धामी। कावड़ियों के बीच जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीएम दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन खासा अलर्ट नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम धामी लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं और वो भी एक्टिवली व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। यहां पर पहुंचने पर, हरिद्वार दौरे पर आने के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का भी उद्घाटन करेंगे ताकि जो कावड़िए हैं उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उस सेवा शिविर में मिल पाए। और ये कावड़ियों के लिए ही जो अस्थायी सेवा शिविर है वो लगाए जाते हैं रूट पर, पूरे मार्ग पर। हालांकि व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं उनका भी जायजा लेने के लिए और उनके बारे में भी जानकारी हासिल करने के लिए सीएम धामी यहाँ पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो उत्तराखंड में कावड़ यात्रा का आज छठा दिन है और 1,15,00,000 से ज्यादा कावड़िए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में बोल बम के जय घोष गूंजे हैं। सीएम धामी कावड़ियों का अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा का आज छठा दिन है। सावन के पहले सोमवार के बाद पूरे प्रदेश में शिव भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और प्रमुख कावड़ मार्गों पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। अब तक 1,15,00,000 से ज्यादा कावड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लेकर अपनी अपनी गंतव्य की ओर और मंजिल की ओर रवाना हो चुके हैं, जबकि श्रद्धालुओं के और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर की पैड़ी, नीलधारा, ऋषिकेश के घाटों और कावड़ मार्गों पर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय बना हुआ है। इन सब के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कावड़ यात्रा में शामिल होकर शिव भक्तों का उत्साह और उनका हौसला बढ़ाएंगे। सीएम धामी कावड़ यात्रियों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन करेंगे और यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में बोल बम और तमाम नारे जो है वो गूंज रहे हैं। हालांकि शिवमय माहौल नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा का आज छठा दिन है। प्रवेश राय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, क्योंकि लगातार कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी जो है वो सजग नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि हरिद्वार का दौरा भी सीएम धामी करने वाले हैं, सबसे पहले उनके दौरे को लेकर जानकारी दीजिएगा। कितने बजे उनका दौरा है, क्या तैयारियां उनकी चल रही हैं? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी स्थल पर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। और आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंदी पूर्ण व्यवस्थाएं बना ली गई है और कावड़िए व शिव भक्त सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब आएंगे और स्वागत करेंगे। और अब से कुछ ही क्षण पल में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया। और साफ तौर से बता कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से यही देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब भी इस प्रकार से कोई भी मतलब त्योहार हो या फिर किसी प्रकार से कावड़ हो या कोई भी चीज हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस चीज में सम्मेलन होते हैं। और लगातार क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए, धार्मिक आस्थाओं के साथ तो ये और अपने श्रद्धा भाव और आस्था भाव के साथ तो ये पूरा आयोजन जुड़ा ही हुआ है। साथ ही साथ ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में इसी मार्ग से, हरिद्वार ऋषिकेश के मार्ग से और तमाम घाटों पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, गंगा जल भरते हैं और फिर उस पूरे यात्रा को कवर करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी चुनौती है। इस बार हम देख रहे हैं कि आंकड़ा भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी तक 1,15,00,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अभी ये सिलसिला और बढ़ ही रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए जो कावड़ है शिव भक्त है उन लोग, जो पिछली वर्ष की बात की जाए तो पिछली वर्ष लगभग 4.5 से 5 करोड़ के जो बीच में आंकड़ा था वो छुआ था। और आपको बता दें कि कुंभ की तैयारी हो या किसी प्रकार से जब आयोजन होता है तो उसमें कई महीनों तक इतने लोग जो होते हैं उन लोगों का आंकड़ा छूता है। लेकिन जो कावड़ियों की बात की जाए, जब ये सावन के दिन चलते हैं तो लगभग 10 से 15 दिनों में 4.5 से 5 करोड़ की जो जनसंख्या होती है वो जब जिले में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं होती है प्रशासन की, और ये भी एक कड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि 4.5 से 5 करोड़ यात्रियों को संभालना, और लगातार ये भी देखा जाता रहा है कि भीड़ के बीच में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो कि लगातार मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो इन लोगों की वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा जाती है। लेकिन इस प्रकार से प्रशासन हर वर्ष की भांति इस बार भी लगातार चाक चौबंद बनाए लोग हुए कितने और संतुष्ट नजर मुख्यमंत्री। आ रहे हैं, कांवड़िए कितने संतुष्ट हैं सरकार की और प्रशासन की इन व्यवस्थाओं से? क्योंकि जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य शिविर सेवा शिविर भी लगाए जा रहे हैं जो अस्थायी, जहां पर वो रेस्ट कर सके या फिर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सके अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे शिविर की भी जानकारी आपके पास है क्या? कितने शिविर है या बनाए जा रहे हैं, या उनमें वाकई में उन लोगों को फायदा मिल रहा है क्या, कांवड़ियों को? जी मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से पहले ही इन सब चीजों की तैयारी कर ली गई थी, सीएमओ द्वारा जब बात की गई थी तो सीएमओ ने खुद अपने मुंह से बताया था कि 26 जो है वो स्वास्थ्य शिविर बनाए जाएंगे। 26 में से 5 प्राइवेट होंगे और जो 21 थे वो सरकारी थे। अस्थायी रूप से जो भी शिविर बनाने गए थे वो सब बना लिए गए। ठीक है प्रवेश, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका बहरहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मेरे सहयोगी प्रवेश राय जो कि मौके पर मौजूद है, थोड़ी देर में सीएम धामी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, कांवड़ियों का अभिवादन करेंगे और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है हर बार हर साल कि कांवड़ियों का स्वागत किया जाए, उनका अभिवादन किया जाए। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSSC पेपर लीक मामले में ईडी ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्य आरोपी के करीब 63 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी का दावा है कि भर्ती परीक्षाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की गई थी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच और बड़े चेहरों पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं देहरादून में सल्ट विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर उत्तराखंड की सियासत खासा चरम पर है। वीडियो वायरल होने के बाद और उस पर विवाद छिड़ा तो विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया और कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी नेताओं को उकसाने और फिर वीडियो वायरल कर राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए संयम बरतने की अपील की है। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी ही घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं, भाई कभी भली चीज़ भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। भाई विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उस उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। इसी क्रम में कांग्रेस की तैयारियों के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि पार्टी की जमीनी तैयारी बिल्कुल जीरो है, शून्य है और उसे पहले अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया। चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है।
क्या तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की, मुझे बताइए। जब एसआईआर हमारी शुरू हुई तो कांग्रेस ने लगातार कहा जी हमने तो 9,000 से ऊपर बूथ BLA-2 बना दिए, 10,000 से ऊपर BLA-2 बना दिए। धरातल पर पता लग रहा है कि उनका BLA-2 जो है सरकारी BLA के साथ घूम भी नहीं रहा है, और आरोप लगा रहे हैं कि जी भाई इसमें तो चुनाव आयोग या चुनाव के जो कर्मचारी है वो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। रही बात तैयारी की कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की तैयारी हमेशा जीरो रही है। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में जिस तरीके से सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता, लगातार आप मंचों से देखते हैं, लगातार आप सड़कों पर देखते हैं, चाहे उनकी प्रभारी से लेकर उनके जो बड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन तक का आप देख सकते हैं किस तरह से उनके खाई पड़ चुकी है। तो पहले कांग्रेस को अपने अंदर ही लड़ना पड़ेगा, उसके बाद। इधर मसूरी में कथित मजार हटाने का मामला अब सियासी और सामाजिक दोनों चर्चाओं का विषय बन चुका है। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि संबंधित स्थल वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, लेकिन मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से इस कार्रवाई में संवेदनशीलता बरतने की अपील की है। तो वहीं इस पूरे विवाद के बीच अब प्रशासन के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पे हम तो ये कह रहे हैं जहाँ अवैध है, अवैध के खिलाफ तो कार्रवाई सरकार कर ही रही है और उसको कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। हमारा वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियाँ दर्ज हैं उनके ऊपर कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है सरकार का, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। लेकिन कहीं अगर गलत तरीके से बनाई गई है या कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी फायदे की वजह से उनको दर्ज नहीं करा, तो इसका पाप उनके सर पे जाएगा कि इतने वक्त तक उन्होंने अपने कमाने खाने का धंधा बना के रखा, उसका लाभ लेने के लिए उसको वक्त में दर्ज नहीं कराया, तो आज परेशानी आ रही है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराइए, संपत्तियों को दर्ज कराइए। लेकिन अगर आप अब भी दर्ज नहीं करा रहे तो ये परेशानियां तो सामने आनी। अब सीधे आपको यूपी विधानसभा का रुख करवाते हैं। यूपी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही है। 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन की पकड़ पर रखता है। माननीय में आपके विज्ञान में नगर विकास अंदाज 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/9/6/06। अब थक गए और चलो चलो थक गए और चलो, अरे थक गए मैं चुप क्यों हूँ, चलो चलो अब थक गए हो चलो। माननीय में आपके विज्ञान अब आप लोग थक गए और चलो प्लीज, अब थक गए और चलो प्लीज चलो, अभी है दम, चलो हो गया बहुत हो गया, चलो चलिए चलिए चलिए। मत संख्या 36 में आपके विज्ञान से नगर विकास अंदाज 6 की अधिसूचना तय कीमत से ज्यादा पैसे लेकर प्रपत्र बेच रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं उन्होंने प्रशासन को प्रक्रिया और पारदर्शी और आसान बनाने की नसीहत भी दी है। तंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। आप सभी को याद होगा, अभी हम SIR फेज में है। पहला अवसर जो मतदाताओं को दिया गया था वो प्री SIR एक्टिविटी में दिया गया था। उस समय भी ये अवसर दिया गया था कि वो अपने अभिलेख लेकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उसके बाद जब SIR प्रारंभ हुआ उस समय भी BLO घर घर जाकर संबंधित मतदाताओं से मिले। उनके घर पर यदि वो नहीं मिले तो 3 बार उनके द्वारा दौरा किया गया। 2003 के जो अभिलेख थे वो मांगे गए। जिन लोगों के द्वारा वो उपलब्ध कराए गए वो उनकी मैपिंग की गई है। जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराए गए उनके लिए भी ये एक अतिरिक्त अवसर के रूप में है। तो मेरा ये कहना है कि इसको नोटिस को किसी नकारात्मक सेंस में न लें। ये एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत आपको पुनः एक अवसर दिया गया है। मतदाताओं के लिए सुलभ होना एक प्रक्रिया है, लेकिन जो SIR की पूरी प्रक्रिया है इसमें जो आपत्तियां अब आई हैं उसमें कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। गलत प्रपत्र, गलत तरीका, और उसके बाद यहाँ पे जितने हमारे पार्षदगण और BLAs आए थे उनके आरोप हैं कि तहसील में SIR क्योंकि हो रही है तो जो भी प्रपत्र इस समय चाहिए दुगने रेट पर बिक रहा है। तो सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए SIR आखिर बना किस लिए? मतदाता के आसानी के लिए, मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बना SIR है। लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, इसमें इतनी सारी दिक्कतों का सामना आम वोटर को हो रहा है।
तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक परिवार अपने ही घर में दहशत और डर के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल कनाल रोड स्थित साकेत कॉलोनी की निवासी ऋतु बंगिया अपने मकान की सुरक्षा की गुहार लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार पहुंची। उनका आरोप है कि 3 साल से सिंचाई विभाग, PWD और प्रशासन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई ठोस या कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन समय रहते इस परिवार को राहत दिला पाएगा। हमारी शिकायत ये है कि हम साकेत कॉलोनी कनाल रोड पे वैली एंड प्ले लेन 5 में हमारा घर है, जो नदी के बिल्कुल किनारे पे है। तो उसमें अभी जो पीछे 2-3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से जो सारा वहाँ उसका पुश्ता, हमारे घर के नीचे का पुश्ता प्लस मिट्टी सब ढह गई है और बिल्कुल नदी में आ गई है। हमारा घर बहुत ही अनसेफ सिचुएशन में है इस समय। मतलब हमने वीडियोज़ वगैरह दिखाई थी इरीगेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने खुद बोला कि अरे ये तो बहुत रिस्की हो रखा है। तो हम वही शिकायत लेकर के सर के पास आए हैं। अभी हम सर से मिल नहीं पाए हैं, सर ही इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, करेंगे इसका। तो हम बस वही वाली शिकायत लेंगे, बल्कि हमारी जान भी एक तरह से खतरे में है। रात को हम लोग डर के मारे सो नहीं पा रहे हैं। नैनीताल की मॉल रोड पर लागू नो हॉर्न नियम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्या ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करते हुए जिलाधिकारी यानी डीएम को ज्ञापन सौंपा है। विधायक का कहना है कि भीड़ भाड़ और यातायात के दबाव के बीच बिना हॉर्न हादसे का खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। का ये आग्रह है कि जो नो हॉकिंग जोन है वो इफेक्टिव तब किया जाए जब मॉल और लोअर मॉल में पर्याप्त सुधार हो जाए। तो उस दिशा में भी ट्रीटमेंट का काम या जो उसमें रेस्टोरेशन का काम है उसके लिए आवश्यक बजटरी प्रोविज़न तो हो गए थे। अब ये मानसून सीजन भी चल रहा है तो उसमें जितने भी वर्किंग आवर्स मिलेंगे उसमें स्पीडी जो गति लाने के लिए एक्सीएन PWD को कहा गया है। इसके लिए और जो अभी जन जागरूकता के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभियान चल रहा है और इसे फ़िलहाल जागरूकता के स्तर पर ही रख रहे हैं और जब मॉल रोड में सुधार हो जाएगा तो जो ऑर्डर्स हैं उसे फिर अमली जामा भी पहनाया जाएगा। लोअर माल रोड में इस समय काम चल रहा है और हमारे पास सिर्फ एक समय अपर माल रोड से ही हम लोग गाड़ियां भी और हमारे पर्यटक भी और हमारे स्थानीय लोग भी सभी उसी से अपना गाड़ियां भी चला रहे हैं और पैदल भी उसमें चल रहे हैं। तो मैंने भी ट्राई करा तो देखिए जो हमारे नए बच्चे हैं कई लोग अपने फ़ोनों का हेडफोन कान में लगा देते हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है और सड़क एक ही है तो उसकी वजह से हमें परेशानी भी हो रही है। लेकिन बिना हॉर्न बजाए कोई भी नहीं हट पा रहा। जनता की आवाज़ हम लोग उठाएंगे। तो सभी लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जहां पौड़ी बस अड्डे पर महिलाओं और नर्सिंग मदर के लिए बड़ी सुविधा की शुरुआत हुई है। जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अमृत कक्ष यानी फीडिंग रूम का शुभारंभ किया है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान बस अड्डे की अव्यवस्थाओं पर डीएम की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई और अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों को महिला अनुकूल बनाना प्राथमिकता है। जैसे बस अड्डा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जनता का आवागमन रहता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो उनको एक अच्छी सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की हो या फिर अमृत कक्ष जैसे फीडिंग रूम के रूप में या फिर नैपकिन वेंडिंग मशीन, जो महिला स्पेशली हमारी यात्री होती है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करनी पड़ती थी। उसी के दृष्टिगत यहाँ पे अमृत कक्ष आज बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और बाकी जनरल जो हमारा बस अड्डा था उसको भी देखा गया। कई जगह हमें लगा कि कुर्सियाँ आधी टूटी हुई हैं या फिर हमारा जो वॉशरूम्स हैं उसमें कुछ नल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्लश काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तत्काल उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। और जो ओवरऑल उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने नगर पालिका को बताया कि उसका प्रस्ताव दें, उसको हम लोग शीघ्र किसी भी मद से इसकी धनराशि स्वीकृत करेंगे।
तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, श्रीनगर बेस अस्पताल में मरीजों के लिए बड़ी राहत की शुरुआत की गई है, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा राज्य के बेस अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कर दी गई है। अब मरीजों को सभी तरह की अल्ट्रासाउंड जांच अस्पताल में ही सरकारी दरों पर मिल पाएगी, जिससे निजी केंद्रों पर जाने की जरूरत कम होगी। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने इसे गढ़वाल क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाला कदम बताया है। हॉस्पिटल श्रीनगर में अपना योगदान देने आई हूँ और मैं अत्यंत कर्मठता के साथ इस अस्पताल में अपनी सेवाएं देने की इच्छुक हूँ। यहाँ मरीजों को हर प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल जाएगी, वो चाहे प्रेगनेंसी का मरीज़ हो या पेट का अल्ट्रासाउंड हो, हर टाइप का अल्ट्रासाउंड यहाँ मरीजों को करवाने को मिलेगा। और इस बेस हॉस्पिटल परिवार के साथ जुड़ने के लिए मैं प्रिंसिपल सर का अत्यंत आभार जताना चाहूँ। तो वहीं देहरादून से खबर है, देहरादून में मानसून के दौरान अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। विकास नगर क्षेत्र में शिकायतों के बाद खनन विभाग ने कई संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया। सिंघनीवाला, परवल, कोटड़ा समेत कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर नदी तक जाने वाले रास्तों को जेसीबी से खोदकर उसे बंद किया गया, ताकि खनन वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। इधर प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। तो वहीं चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में ग्रामीण सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। दरअसल नेपाल सीमा से लगे ढूंगाबोरा तोक के लोगों ने जनता मिलन में जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को आज भी डोली के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। जिला अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण का प्रस्ताव प्राथमिकता से शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। खाली नाम की रोड कटवा दी है, उसमें कोई देखभाल नहीं, उसमें कोई साधन सुविधा नहीं है। दिक्कत ही दिक्कत है। जब कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए। कोई गिर जाता है तो उसको डोली में 3-4 किलोमीटर ऊपर लाना पड़ता है, बंदे में उठा करके। सभी दिक्कतें ही है सर। ग्राम सभा चोटला डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, क्या वो सांसद से बात करवाते हैं बोल रहे हैं। सर हमें बहुत टाइम से समस्या है, 15-20 सालों से समस्या है। ये रोड पहले कटी थी, पता नहीं किस मत से कटाई थी, क्या कटाई थी, हमें उसका कोई पता नहीं है। अब टेम्परेरी खोल देते हैं, रोड फिर ढह जाती है बरसात में। एक बार बीच में कई बार रोड साफ़ करा दी है, फिर और बंद हो गई है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन में टोल फ्री नंबर में कॉल की थी, और उसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी को सर्वे के लिए बोला। उन्होंने सर्वे करके ये शासन को भेजी हुई है, शासन में भेजी है करके आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं, और उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द इस रोड की हम उचित कार्रवाई करके आपको रोड की सुविधा देंगे करके। रोड नहीं है, मैं डोली में उठा के लाते हैं सर। अगर कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हमारे पास तो रास्ते भी ढंग के नहीं है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री ने क्या कहा?